हेलो एवरीवन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज 10। आज की वीडियो में भी, इससे पहली वीडियो में भी मैंने मूवमेंट, लोकोमोशन एंड एक्सक्रीशन का डाला है। आज की वीडियो में भी इन्हीं के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर अभी क्वेश्चन मैंने 2 वीडियोस में काफ़ी डाल दिए हैं, अभी कोई और एक क्वेश्चन कुछ बचेंगे तो एक वीडियो इसकी और बनाऊँगी मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, पर मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में समझा दूंगी कि तुम एनुअल एग्जाम में इसको कैसे लिखोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेम द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स इन विच सिलिएटेड मूवमेंट अकर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, मसल फाइबर इज सिंसीशियम। कमेंट, इस पर कमेंट करना है कि सिंसीशियम क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो पहले इस नीचे के जो 4 क्वेश्चन हैं इनको कर लो। नेम द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स इन विच सिलिएटेड मूवमेंट अकर। देखो, सिलिएटेड मूवमेंट तुम्हें मालूम है कि जिन एनिमल्स के पास, जैसे मान लिया पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम है मैनी सिलिया, तो इसमें जो मूवमेंट है वो सिलियरी मूवमेंट होगा। या जिनके पास फ्लैजिला होता है, जैसे मान लिया अब मैं कहूँ क्लेमाइडोमोनास है, इसके पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिलर मूवमेंट हो गया। ठीक है, पर इसमें यहाँ पर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स पूछा है, तो हम लोगों का जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया जिसको हम सांस की नली भी बोलते हैं, तो ट्रैकिया की जो एपिथीलियम है वो सिलिएटेड एपिथीलियम है ये। तो सिलिएटेड एपिथीलियम डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए ये सिलियरी मूवमेंट अकर होता है, मतलब सिलियरी मूवमेंट होगा वहाँ पर। इंटरनल ऑर्गन्स का नाम ट्रैकिया। दूसरा, ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये ओवरी से सेकेंडरी oocyte, मतलब ओव्यूलेशन में ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में इन्फंडिबुलम और यहाँ पर एम्पुला, ये स्थमस। तो एम्पुला यहाँ पर जो फिम्ब्री होती हैं इन्फंडिबुलम में, ये फिम्ब्री हैं। फिम्ब्री के थ्रू ये मूवमेंट होगा। ओवा मतलब ये फिम्ब्री इसको कैच करेंगी और उसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब एम्पुला है, स्थमस है मोस्टली एम्पुला में, जो कि ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, तो यहाँ पर जो ओवा का मूवमेंट है इन सीलिया के थ्रू आगे होगा, मतलब यहाँ से होकर जाएगा, जब एम्पुला में जाएगा तो ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ओवा मतलब फीमेल गैमेट, और ओवा तो कैसा होता है, चाहे वो सेकेंडरी oocyte है, मैच्योर ओवम है, ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल, ये तो मूव कर नहीं सकता। तो इसमें जो आगे इसका मूवमेंट होगा कि फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिएटेड एपिथीलियम है उसके थ्रू उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो, लोकोमोशन का मतलब प्लेस चेंज। मान लिया मैं चल रही हूँ, मैंने प्लेस चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह पर मैं चल रही हूँ, उसको क्या बोलोगे, लोकोमोशन। तो एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन करते हैं। प्लांट्स के अंदर एक ही जगह रहकर, प्लांट्स जो हैं जितने हायर प्लांट्स हैं एक ही जगह रहकर मूवमेंट हो रहा है। कि लीफ है, लीफ की ग्रोथ का वो भी एक तरीके से मूवमेंट ही है। या सनफ्लावर में इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि सनफ्लावर का एक बड़ा फ्लावर है और जैसे जैसे सन की डायरेक्शन होगी तो उसका मतलब वो भी उस तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, झुक जाता है, उसी तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो एक ही प्लेस पर रहकर, जैसे मान ले सपोज, और देखो मैं हाथ चला रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, एक ही जगह पे खड़े होकर अगर मान ले मैं लिखती हूँ, ये मूवमेंट कर रही, मतलब ये चला रही, तो इसको बोलेंगे मूवमेंट। और लोकोमोशन का मतलब प्लेस चेंज। ठीक है, मसल फाइबर इज सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब होता है, ये सिंसीशियम वर्ड और बच्चों ने मतलब इस 2 मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग ना, मतलब 2 वर्ड हैं जो कि सेम इनका मीनिंग है। एक तो होता है सीनोसिटिक और एक होता है सिंसीशियम। ध्यान रखना, ये लास्ट तक भी काम आएगा। सिंसीशियम में बहुत सी बुक में आई है, बहुत सी बुक में वाई है, CY। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी मान ले ये फिलामेंट है और इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं है, बहुत सारी न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं। ए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनोसिटिक इन केस ऑफ प्लांट्स।
फंगल हाइफी, ध्यान करो क्लास फाइकोमाइसिटीज में राइजोपस के हाइफी हैं, और राइजोपस के हाइफी कैसे होते हैं, एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट कॉल्ड सिनोसिटिक, और सिंसीशियम यहाँ पर जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं वॉलेंट्री मसल फाइबर में ये बैंड्स हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, और न्यूक्लियाई सब में मैनी न्यूक्लियाई हैं, सेप्टा नहीं है, उस पर तो स्ट्रिएशंस हैं, धारियाँ हैं ये, डार्क बैंड, लाइट बैंड, अंदर का फ्लूइड सार्कोप्लाज्म, मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, बहुत सारी न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब कि जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, वॉलेंट्री मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म हैज मैनी न्यूक्लियाई विदाउट सेप्टा इज कॉल्ड सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। नेम 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि मसल फाइबर में होती हैं, और मसल फाइबर में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती हैं, एक्टिन, जिनको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, एक्टिन को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट, और दूसरा होता है मायोसिन, मायोसिन को बोला जाता है थिक फिलामेंट, मायोसिन को क्या बोला जाता है, थिक फिलामेंट। तो यहाँ पर 2 हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए हैं। अब आता है हमारा जो लेंदी क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन मतलब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन या तुम कहोगे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। ये इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मेरे जो डायग्राम हम बना के समझाते हैं पहले वो समझो। रफली डायग्राम मैं बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, ये रफली डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ऊपर का ये मेल्पिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस। ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस, इस तरीके से ये ग्लोमेरुलस, और इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम की है। नीचे की तरफ जहाँ फिल्ट्रेशन होगा वहाँ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ये ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन 2 टाइप की आर्ट्रियोल से होता है। एक तो बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, और दूसरा जो यहाँ से ब्लड को वापस ले जाती है वो ईफेरेंट। जो ब्लड को ये वापस ले जा रही है वो नीचे का पोर्शन सारा ये सिक्रीटरी पार्ट है, इसके सराउंड ये पूरा ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, माइन्यूट, बिल्कुल माइन्यूट ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर हेल्प करेंगे। ठीक है, अब एफेरेंट आर्ट्रियोल जितने प्रेशर से ये यहाँ पर फिल्ट्रेट होने वाले ब्लड को लेकर आएगा उतने ही प्रेशर से वापस नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के डायामीटर में डिफरेंस है। इसका डायामीटर, एफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर ज़्यादा है, इफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर कम है। तो जितने प्रेशर से यहाँ आएगा उतने से वापस नहीं जा पाता, जिससे यहाँ पर कुछ ब्लड का अमाउंट यहाँ बच जाता है। और अब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होते हैं। एक तो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP जो 60 mmHg का है। ठीक है, अब जब यहाँ ब्लड आ रहा है तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो फिल्टर नहीं होती हैं, तो यहाँ प्रोटीन भी हैं, और उस प्रोटीन की वजह से यहाँ पर जो बनता है वो बनता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक यहाँ कैप्सूल के अंदर
मतलब एक तो प्रोटीन की वजह से हो गया, और यहाँ जो थोड़ा बहुत ब्लड यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा नहीं निकल पाता, थोड़ा बहुत बचा रहता है, तो वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20 mmHg। तो इसमें जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, BCOP और CHP दोनों कितना है 50, ये कितना है 60, तो 60 माइनस 50 10 mmHg। 10 mmHg प्रेशर से जो यहाँ ब्लड फिल्टर होगा, प्रेशर की वजह से ये ब्लड फिल्टर होगा वो इस, और फिल्ट्रेट जो यहाँ पर आएगा इसी को बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, और प्रेशर के साथ जो छन्ने की प्रोसेस हो रही है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोलोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमसे कहूँ कि जो ये फिल्ट्रेट आया है, प्रोटीन है, आरबीसी, वो तो फिल्टर ही नहीं हुई है क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, और यहाँ जो मेम्ब्रेन बन रही है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, इसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, 0.1 मिली माइक्रोन के पोर्स होते हैं। तो उसके पोर्स की वजह से वो प्रोटीन, हैवी प्रोटीन आरबीसीज नहीं निकल पाती। तो केवल वो चीज़ नहीं आई है, बाकी तो सारी चीज़ हैं, बाकी तो इसके अंदर ग्लूकोज भी है, सारे विटामिन भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, पानी है सारा। और मैं तुमसे कहूँ अगर एज सच इसी फॉर्म में इसे यूरिन के फॉर्म में, मतलब यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, यूरिन की तरह, मतलब कि एज ए यूरिन है ये, तो क्या होगा कि एक बार की यूरिनेशन में ही बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हम पता नहीं कितने दिनों में फूड से कलेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, तो वो तो एक बार के यूरिनेशन में ही निकल जाएंगे। तो इसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो ये सिक्रीटरी पार्ट है सारा, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, दो प्रोसेस होंगी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें सिक्रीटरी पार्ट के भी नाम सुन लो। पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल PCT, फिर होता है नीचे का पोर्शन ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ, ये वाला लूप ऑफ हेनले नीचे का पार्ट है, और लूप ऑफ हेनले की जो ये आर्म है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्म, ये डिसेंडिंग आर्म, ये होती है असेंडिंग आर्म, ये DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले जब PCT में आएगा, PCT की जो वॉल है मोस्टली वाटर के लिए, मतलब ज़्यादा कुछ वाटर भी काफ़ी अमाउंट में होता है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, विटामिन C बहुत ज़्यादा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। धीरे 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 जब यहाँ पर आता है तो स्टार्टिंग में इसकी जो ऑस्मोलरिटी है ब्लड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल है 300 मिली ऑस्मोल। जैसे जैसे नीचे जाएगा ये लूप ऑफ हेनले तक जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं, और जो असेंडिंग ये वाली डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो नीचे तक जाते जाते इसकी ऑस्मोलरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो गई। ठीक है, अब ये आएगा असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होती है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के लिए। जो असेंडिंग आर्म होती है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सोडियम क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, थिक एंड थिन, तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट से सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद धीरे 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 करके जो लूप ऑफ हेनले में 1200 मिली ऑस्मोल हो गया था वो यहाँ आते आते 200 मिली ऑस्मोल हो गया। मतलब ब्लड की कंसंट्रेशन से भी जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी उससे भी बहुत कम हो गया। और जबकि यूरिन की ऑस्मोलरिटी लास्ट में जब यूरिन बनेगा तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 1200। अब सोचो इसको 200 को फिर 1200 करना है, तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है यहाँ पर कंडीशनल होगी, मतलब हार्मोनल। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन हार्मोन आएगा, फिर एक पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएगा यहाँ पर, मतलब दो हार्मोन, एक तो एल्डोस्टेरोन और पोस्टीरियर एल्डोस्टेरोन। यहाँ पर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक तो होता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एक आता है ADH। तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डोस्टेरोन यहाँ से सोडियम आयन कैल्शियम आयन को एब्जॉर्प्शन कराएगा, बदले में यहाँ पर मतलब H आयन और पोटेशियम आयन वो अंदर आते हैं जिससे ऑस्मोलरिटी बनी रहे। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन जब बाहर निकलेंगे तो बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो तुरंत ये वाटर भी आ जाएगा।
तो धीरे 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 करके यहाँ ऑस्मोलरिटी करते करते 600 मिली ऑस्मोल 900 मिली ऑस्मोल तक ही पहुँच पाता है, और यूरिन की करनी है 1200। तो अब कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट मैंने बता रखा है, कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा जो यूरिया है वो थिन सेगमेंट में जाएगा। असेंडिंग लिम्ब मैंने बताया था थिन और थिक होते हैं, तो थोड़ा सा ये थिक जो नीचे वाला है थिन सेगमेंट पे थोड़ी सी यूरिया यहाँ से जाएगी, और सोडियम आयन का क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का होगा। तो लास्ट में जो यूरिन बचेगा, यूरिन में अब यूरिन का जो पीएच होगा वो 6 है, और यूरिन मतलब यहाँ तक आते आते यूरिन की ऑस्मोलरिटी 1200 मिली ऑस्मोल तक हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक बार एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हमारे फूड के थ्रू हो चुका है और यहाँ दोबारा से ब्लड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सेकंड स्टेप है। और एनसीईआरटी में इस चीज़ को डायग्राम, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, एनसीईआरटी से डायग्राम ये लोगे सब बच्चे, पेज नंबर है 295 पेज पर ये सब दिखा रखा है। ये यहाँ पर मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जितना मैंने प्रेशर के थ्रू बताया उतना नहीं एनसीईआरटी में है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया है। ये बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, H2O सब हो रहा है, पर यहाँ पर सिक्रीशन किसका हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है और H आयन का, वो टिब्यूल में जा रहे हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, सब चीज़ मैंने बता दी है। यहाँ NaCl का, वाटर का, बाइकार्बोनेट का, H आयन और जो पोटेशियम आयन वो अंदर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके थ्रू समझा दी है तुम्हें। लास्ट स्टेप जो आता है वो सिक्रीशन वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि यहाँ पर अमोनिया का हो रहा है, H आयन का हो रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई जहाँ जितना ब्लड आया और ये वापस चला गया, तो इसमें भी तो यूरिया वगैरह होगी भाई, इसमें भी तो सारे हार्मफुल भी होंगे, यूज़फुल है तो हार्मफुल भी होंगे। तो यहाँ से भी ये वापस कई बार ऐसा होता है, या तो ये चला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और या पीसीटी में, ये वापस, ये इसको बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म किसकी है, यूरिन फॉर्मेशन। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दी है, अभी इसकी वीडियो मैंने डाली हुई नहीं है, ये शॉर्ट में तुम्हें समझा दिया है। तो अब जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए ये तुम कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।